हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 15 द 7 एजेस ऑफ मैन। तो इस पोएम को लिखा है फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं एक आदमी के लाइफ में, क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से वो लाइफ को, अपने आगे आने वाली लाइफ को जीता है। A character named Jakes in William Shakespeare's As You Like It delivers these lines as a monologue in Act 2, Scene 7. According to Jakes, who is renowned for his cynical wit, man essentially plays 7 parts in his life. These 7 roles are of the helpless infant, the whining schoolboy, the emotional lover, the devoted soldier, the wise judge, the old man and finally extreme old age. तो जो कैरेक्टर है जिसका नाम जेक्स है, इस बंदे ने विलियम शेक्सपियर की फेमस बुक एज यू लाइक इट में से ये जो 7 एजेस ऑफ मैन है उसको एक तरीके के मोनोलॉग से की तरह बोला है। मोनोलॉग्स क्या होते हैं? मोनोलॉग एक तरीके की लॉन्ग स्पीच होती है जो कि कोई भी एक आर्टिस्ट हो गया वो अपने प्ले में इस्तेमाल करता है और वो जो लॉन्ग स्पीचेस होती हैं उनको हम मोनोलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो जेक्स था वो एक तरीके का सिनिकल विट पर्सन था। अब ये सिनिकल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम सिनिकल का मीनिंग जानेंगे। सिनिकल मेनली ऐसा इंसान जो दूसरों की बेइज्जतियां करता रहता है, ठीक है, डीपली डिसरेस्पेक्टफुल है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का बंदा है जेक्स, ठीक है। और इस बंदे ने, जो जेक्स है, इसी ने विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ लाइफ में जो ये जो पैराज हैं इसको ही मोनोलॉग की तरह इस्तेमाल किया। और इस चैप्टर में हम एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की, एक आदमी या एक औरत की 7 स्टेजेस, 7 पार्ट्स जो हैं उसकी लाइफ टाइम में, जो 7 रोल्स वो प्ले करता है उसके बारे में उसने बताया था, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ एन एक्ट, ठीक है, एक्टिंग की तरह करके दिखाया था। और ये 7 रोल्स जो थे जो उसने प्ले किए थे वो एक इन्फेंट का था जो कि हेल्पलेस इन्फेंट था, वाइनिंग स्कूल बॉय यानी कि जो कंप्लेन करता रहता है बच्चा, ठीक है, उसका रोल प्ले किया था इन्होंने। फिर तीसरा है इमोशनल लवर का, ठीक है, और इसके बाद एक डिवोटेड सोल्जर का था, वाइज जज का, ओल्ड मैन, और उसके बाद फाइनली एक्सट्रीम ओल्ड एज। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स थे जेक्स ने प्ले किए थे। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। All the worlds are stage and all the men and women merely players। तो यहाँ पर पोएट इस पोएम को स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए कि पूरी जो दुनिया है, वर्ल्ड, ठीक है, द एंटायर वर्ल्ड, इसको कंपेयर किया है एक स्टेज से, ठीक है, यानी कि जो ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, यानी पूरी जो दुनिया है वो उसको कंपेयर कर दिया एक स्टेज से। यानी कि यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है एक तरीके से लाइफ के नेचर को। इंसान जीता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस बीच की जो दौरान जो चीज़ें उसकी लाइफ में बीतती हैं, जिस पड़ाव से वो गुजरता है, वही एक तरीके का स्टेज है हमारी लाइफ का। ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और बताते हैं कि हर इंसान जो कि दुनिया में आया है वो एक तरीके से एक्टर का ही रोल प्ले कर रहा है इस बड़ी ग्रैंड स्टेज के ऊपर। स्टेज क्या है? स्टेज है हमारी दुनिया, और इस दुनिया में जो भी मर्द या औरत जो भी पैदा हुआ है वो सिर्फ इस दुनिया में छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। मेयरली का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत छोटे से प्लेयर्स, यानी किरदार रोल प्ले कर रहे हैं मेनली वो इन औरत और आदमी होने का। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, और जो भी लोग, जो भी मेन विमेन जो भी पैदा होते हैं दुनिया में, वो सभी एंटर करते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर एग्जिट्स होते हैं। एंट्रेंस का मतलब हो गया यहाँ पे बर्थ से, और एग्जिट का मतलब हो गया यहाँ पर डेथ से। तो यहाँ पर मेटाफोरिकल स्टेज, जो कि हम स्टेज को एक तरीके से मेटाफोर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग जो हैं वो पैदा होते हैं और फिर जब उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो एग्जिट कर जाते हैं। और जस्ट लाइक अ रोल प्ले, जब हम प्ले देखते हैं, हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ एक पार्ट होता है
प्ले करने के लिए, और जब उनका पार्ट ख़त्म हो जाता है तो वो एग्ज़िट कर जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी पर्सन की लाइफ भी होती है, वो पैदा होता है, अपनी लाइफ को जीता है और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। उस बीच में जो भी वो परफॉर्मेंसेस देता है वो एक तरीके का एक्ट होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और फिर वो कहते हैं कि एक आदमी अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत से तरीके के पार्ट्स प्ले करता है, यानी कि बहुत सारे रोल्स वो प्ले करता है, यानी कि उसकी जो पूरी लाइफ है उसमें बहुत से अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं जो कि वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जीता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो एक्ट्स हैं जो वो पूरी लाइफ टाइम में जीता है उसको हमने 7 एजेस में बांट दिया है। अब ये 7 एजेस क्या हैं? 7 एजेस हमने ऊपर भी जाना कि एक बच्चे का था, ठीक है, स्कूल बॉय का, लवर का, सोल्जर का, जज का, ओल्ड मैन का और फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज का था। तो अब आते हैं हम सबसे पहले स्टेज ऑफ लाइफ में जो कि एक इन्फेंट का है। एट फर्स्ट दी इन्फेंट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है लाइफ की वो एक इन्फेंट यानी बच्चे, छोटे बच्चा जो कि अभी दुनिया में उसने कदम रखा है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन दी नर्सेस आर्म, तो हमने इस स्टेटमेंट में क्या म्यूलिंग एंड प्यूकिंग लिखा हुआ है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग का मतलब हो गया जो बच्चा, आपने देखा होगा आप लोग के फैमिलीज़ में छोटे बच्चे पैदा होते हैं जैसे, तो वो कैसे होते हैं? बड़े नाजुक से होते हैं, फ्रजाइल से होते हैं, या तो वो पूरा टाइम रो रहे होते हैं या फिर उनको कुछ खिलाया जाता है तो वो उल्टियाँ कर रहे होते हैं, जब भी खाना उसको नहीं पचता है तो वो उलट देते हैं। तो प्यूकिंग का मतलब हो गया उल्टी करना, और किसके ऊपर? एक नर्स के आर्म में। नर्स मतलब जो भी केयर करता है उस बच्चे की, उसकी आर्म्स में। तो यहाँ पर हमने चाइल्ड के बारे में क्या जाना कि ये जो बर्थ होता है बच्चे का वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ होता है, और पूरे लाइफ इस छोटे इन्फेंट वाली स्टेज में उसको एक केयर टेकर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक हेल्पलेस बच्चा है जो कि अभी जीवन जीना जिसने शुरू किया है। और आपने सभी ने देखा भी होगा कि बेबीज़ जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो रो के दिखाते हैं और फिर उसी से ही कम्युनिकेशन होता है। भूखे हैं तो रो रहे हैं, सोना है तो रो रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ को बच्चे जो हैं वो रो करके दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ पे म्यूलिंग एंड प्यूकिंग का इस्तेमाल हुआ है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चा है वो पहले तो अपनी मदर की वूम्ब में रहता है यानी गर्भ में रहता है, और वहीं से ही बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग सीखता है। फिर उसके बाद जो बच्चों का जो वॉमिट करना जो होता है एक बहुत कॉमन सी चीज़ है सभी बच्चों में, तो यहाँ पे प्यूकिंग का इस्तेमाल हुआ है ना, तो वॉमिटिंग जो होती है सभी बेबीज़ में बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। जब बच्चा को कोई भी चीज़ पिलाई जाती है तो उसको डकार भी दिलाई जाती है ना, और इसी प्रक्रिया में जो बेबीज़ होते हैं वो कुछ ना कुछ मिल्क फेंकते हैं, और इसीलिए उसको यहाँ पर हमने प्यूकिंग का पोएट ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि अब जो भी बच्चे हैं वो दिन भर कुछ तो करते हैं नहीं, या तो सोते हैं या तो रोते हैं या तो फिर खाते हैं या फिर स्पिट करते हैं, है ना। तो यही सब हमने देखा है। तो शेक्सपियर यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है वो मेनली 2 एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें बच्चे की, सबसे पहला म्यूलिंग और दूसरा प्यूकिंग, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेज क्या है लाइफ की। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। तो ये जो लाइंस हैं ये तीनों लाइंस यहाँ तक एक स्कूल बॉय के ऊपर बताई गई हैं, और इसको हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं। तो हम देखते हैं कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है वो एक स्कूल बॉय की है, जो कि अपना घर छोड़ करके स्कूल नहीं जाना चाहता है, ठीक है। वो स्कूल जा रहा है कैसे? वाइनिंग करते हुए, कंप्लेन करते हुए, रोते हुए। क्यों? अब जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे, जब आप लोग भी छोटे रहे होगे, स्कूल नहीं जाना चाहते रहे होगे, तो है ना, अब और फिर जब स्कूल जाते होगे तो बहुत ज़्यादा रोते होगे। तो इस यहाँ पर भी शेक्सपियर ने यही बताने की कोशिश करी है कि जो स्कूल बॉय की लाइफ है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करता है, और अपना स्कूल बैग, सैशल का मतलब हो गया यहाँ पे स्कूल बैग, बस्ता, ठीक है, वो लेकर के वो घर से निकल रहा है, ठीक है, और सुबह का वक्त है और वो बहुत धीमे धीमे कदम चलता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल का मतलब हो गया एक स्नेल की तरह छोटे छोटे कदम रखते हुए जाता है, क्योंकि उसका शायद स्कूल जाने का मन ही नहीं है ना। अनविलिंग टू स्कूल, अनविलिंगली टू स्कूल का मतलब हो गया कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते होते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले तो
बहुत छोटे होते हैं, फिर अपने माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, फिर अचानक से क्या होता है, उसकी पढ़ाई का समय आ जाता है, उसको पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है। और जब बच्चा अपने घर में होता है, जब वो छोटा होता है और फिर 3 साल के बाद ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो 3 साल तक उसकी जो केयर टेकिंग उसकी मदर ने करी होती है, उसको उस चीज़ की इतनी आदत लग चुकी होती है कि उसके लिए स्कूल जाना एक नया सा वर्ल्ड है, उसके लिए एक नई दुनिया है स्कूल, ठीक है। और उसको अपने रूटीन में उस चीज़ को लाना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर का हो जाता है और इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शेक्सपियर ने मेनली यहाँ पर ये वाइनिंग स्कूल बॉय इसीलिए भी यूज़ किया क्योंकि पहले के ज़माने में शेक्सपियर के टाइम में भी जो बच्चे होते थे उनको स्कूल फोर्सफुली भेजा जाता था। उस टाइम पे बच्चे ना स्कूल नहीं जाना चाहते होते, जैसे आज भी नहीं जाना चाहते होते हैं ना। और उस टाइम पर मेनली बच्चों को चर्च में भेजा जाता था पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पर बच्चों के पास 2 ऑप्शंस होते थे, या तो वो ग्रामर स्कूल में जाते थे या फिर वो किसी मोनेस्टिक स्कूल में जाते थे। और स्कूल में मेनली क्या होता है, पनिशमेंट्स होती हैं, हार्श ट्रीटमेंट होता है बच्चों के साथ, और यही कारण होता है कि बच्चा जो है लाइफ में स्कूल नहीं जाना चाहता होता है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक बच्चा जो कि स्कूल जिसने जाना शुरू किया है उसके लिए एक नया वर्ल्ड है स्कूल, ठीक है। और वो वहाँ नहीं जाना चाहता है, उसको नहीं पसंद है, इसीलिए वो धीमे कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ता है और वो स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट को छोड़ करके। एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made of his mistress eyebrow, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ देखी, अब हम थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ जो है वो जो कि है एक लवर की, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का मतलब हो गया कि जो थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ है उसका मतलब है लवर, ठीक है। एक लवर की लाइफ है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक एडल्ट की लाइफ होती है, ठीक है। एडल्टहुड में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हम लोगों के अंदर आते हैं और फिर हमें ये पता चलता है कि प्यार क्या होता है, किस चीज़ से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस चीज़ से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ की थर्ड स्टेज होती है। और इस थर्ड स्टेज में पैशनेट होते हैं, दुखी भी होते हैं। अगर हमें कोई इंसान पसंद आ रहा है और वो हमें पलट करके पसंद नहीं कर रहा है तो हम उदास भी हो जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक लवर जो है अपने रोमांटिक परस्यूज़ की वजह से दुखी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लवर है उसके जो यहाँ पर बलाड का इस्तेमाल हुआ है, तो बलाड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि जो लवर है वो दुखी है, ठीक है, वो दुखी है और मेलनकली बलाड जो है वो गा रहा है अपने बिलवर्ड के लिए, ठीक है। और जो लवर है वो मेनली क्या बता रहा है, वो ये जो बलाड गा रहा है, जो सॉन्ग वो गा रहा है अपने लवर के लिए, वो उसमें आईब्रोज़ का यूज़ करते हुए गा रहा है। मतलब कि आईब्रोज़ क्या हो गए, उसकी जो लवर है, ठीक है, जो पर्सन है उसकी जो लवर है, मिस्ट्रेस है, ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसके लिए वो बलाड जो है, सैड सॉन्ग जो है गा रहा है अपने दिल की बात बताते हुए। और यहाँ पर ये जो बलाड है, वो फुल बलाड जो है वो सिंबलाइज करता है एक रोमांटिक जेस्चर को, ठीक है। आगे चलते हैं। देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like the bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubbled reputation, even in the canyon's mouth। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या है, वो है फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ जो कि एक सोल्जर की है। अब सोल्जर की लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है कि वो कैसा है, वो अजीबोगरीब तरीके की ओथ्स लेता है। सोल्जर कैसे होते हैं, जो कि प्रोटेक्टर होते हैं, यंग होते हैं और उनमें गर्म खून होता है और बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ को यहाँ पर सोल्जर का रूप दिया गया है कि वो जो फोर्थ स्टेज है वो एक सोल्जर की है जो कि ओथ्स लेता है, उसकी बियर्ड है, ठीक है, कैसी है, जस्ट लाइक अ लेपर्ड
और इसके अलावा वो जेलस भी है ऑनर में। जेलसी यहाँ पर क्या है, अपनी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने की जेलसी है उसके अंदर, ठीक है। और ये जो सोल्जर है ये पॉजिटिव है अपने ही ऑनर के लिए, ठीक है। जेलसी इन ऑनर यानी पॉजिटिव है अपने ही ऑनर के लिए, और वो किसी भी लड़ाई में बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है, यानी कभी भी कुछ भी कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो भी उन लड़ाई झगड़ों में बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। फिर सीकिंग द बबल रेपुटेशन का मतलब हो गया जो सोल्जर है वो उसकी जो रेप्यूटेशन है उसको एक तरीके के फ्रजाइल बबल से कंपेयर किया गया है, यानी कि उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट नेचर है, और इस नेचर की वजह से वो अपने रेप्यूटेशन को बहुत संभाल करके रखना चाहता है। मतलब थोड़ी सी चीज़ भी उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरे बारे में किसी ने ऐसा बोल दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है, तो वो उसकी जो रेप्यूटेशन है वो बबल की तरह है कि कैसे बबल एक तुरंत ही फूट जाता है ना, अगर उसमें पेन चुबा दो तो बबल फूट जाता है, तो उसकी रेप्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है। इवन इन द कैनियंस माउथ, कैनियन क्या होता है, कैनियन होता है एक बड़ा सा आप कह सकते हैं तोप, ठीक है। कैनियंस माउथ जो है यानी कि वो जो सोल्जर है वो अपनी रेप्यूटेशन को खतरे में भी रखता है। कैसे खतरे में, जैसे कि एक तोप के मुंह के ऊपर जैसे गोला लगाया हुआ है, उतने ज़्यादा खतरे की तरह अपनी जो रेप्यूटेशन है उसको वो रखता है। फिर आते हैं फिफ्थ स्टेज जो है एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइंड विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट full of wise saws and modern instances and so he plays his part। तो यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ है वो किस चीज़ की है, वो है एक जज की। तो अब जज को कैसे कैरेक्टराइजेशन किया गया है, बताया गया है कि जो जज है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से जी रहा है, यानी कि अब उसकी लाइफ में एक स्थिरता आ चुकी है, एक बैलेंस आ चुका है। क्यों, क्योंकि अब उसके पास लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, अब वो पैसा भी कमा चुका है, इसलिए भी उसकी जो बेली है वो बहुत ज़्यादा राउंड हो चुकी है। जिससे देखते नहीं आप लोग, आपके जो फादर्स होते हैं कितने मोटे मोटे पेट होते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अब आसान हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तजुर्बा पा लिया है, और उस तजुर्बे के बाद उन्होंने पैसा भी कमा लिया है, उनकी एक कंफर्टेबल लाइफ हो चुकी है। और इस वजह से भी वो जो जज हैं यानी जो फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ है वो उसको बहुत आराम से एंजॉय कर पा रहे हैं। और कैसे कर पा रहे हैं, अच्छा खाना खा के। और ये जो जस्टिस हैं यानी कि ये जो जज हैं जिनको हमने फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ बोला है, ये बहुत ज़्यादा वाइज हैं, ठीक है। और इनका जो विजडम है, इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। इनकी जो आईज़ हैं बहुत ज़्यादा सिवियर हैं, और ये इनका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल कट है। बियर्ड जो है इनकी यानी जो दाढ़ी है इनकी अब एक फॉर्मल कट में आ चुकी है। जैसे लोग होते हैं, जैसे आप लोग के फादर्स होते हैं, कैसे या तो पूरा शेव रखते हैं या फिर अपनी दाढ़ी भी रखते हैं तो उसको वेल ट्रिम्ड रखते हैं, तो यहाँ पर उसी फॉर्मल चीज़ की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो जज हैं जो कि फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में हर चीज़ देख ली है, एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। और उसके बाद फिर जो शेक्सपियर हैं वो उनके रोल को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक परफॉर्मेंस दे चुके हैं वो, और उसके बाद अब उनकी लाइफ का नेक्स्ट फेज आने वाला है। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। His youthful hose well saved a world too wide for his shrunken shrank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his साउंड। तो यहाँ पर ये जो सिक्स स्टेज ऑफ लाइफ है ये द सिक्स्थ से शुरू होती है और द विसल्स इन हिज साउंड में आकर के ख़त्म होती है। अब इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे कि ये जो पोएम है, ये जो लाइफ है किसी एक पर्सन की, अब वो ट्रांजिशन में यानी वो शिफ्ट हो रही है फिफ्थ लाइफ से फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ से सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ में, जिसमें हम ये देखने को मिलता है कि वो जो पर्सन है अब वो एज हो रहा है, यानी कि अब वो बूढ़ा हो चला है। और जब वो बूढ़ा हो रहा है तो वो
बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, ठीक है। लीन हो जाता है, लीन का मतलब होता है थिन होना, यानी कि जो पर्सन है वो पतला हो चुका है और अब वो बहुत कंफर्टेबल स्लीपर्स को पहनता है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनको एक तरीके की कंफर्ट चाहिए होती है। जैसे जब हम जवान होते हैं तो स्टाइलिश शूज़ पहनते हैं, हमें कंफर्ट से भी कोई लेना देना नहीं होता है, चुभ रहा है तो चुभ रहा है। पर बूढ़े लोग कैसे होते हैं, उन्हें कंफर्टेबल गद्देदार जूते चाहिए, है ना, और गद्देदार स्लीपर्स चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबली वॉक कर सकें, जो स्लिप ना करती हों। फिर बात करते हैं उनके स्पेक्टिकल्स के बारे में, यानी चश्मों के बारे में। जब एज हो जाती है तो देखते हैं ना हम लोग की आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है। तो जब आईसाइट वीक होती है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन है उनके जो चश्मा है वो हरदम उनकी नाक में रखा रहता है और उनकी एक साइड में पाउच होता है। अब पाउच में कुछ भी हो सकता है, उनके घर की चाबियाँ हो सकती हैं, पर्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, कोई पेपर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उनके पाउच में। तो यहाँ पर यही दिखाया गया कि किस तरीके से एक ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और वो कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनता है। उनकी जो चश्मा है उनकी नाक पर ग्रेसफुली रखा होता है और उनके एक साइड में पाउच भी होता है। हिज यूथफुल होज, यूज़फुल होज का मतलब क्या है, जब वो जवान थे तो उन्होंने अपनी जवानी में कुछ जुराबें जो थीं उनको संभाल करके रख लिया था, ठीक है। और अब वो जो जुराबें हैं वेल सेव्ड, यानी कि वो जो होज यानी जो जुराबें थीं जो उन्होंने अपनी जवानी में संभाल करके रखी थी कि मैं इन जुराबों को बुढ़ापे में पहनूंगा, अब क्योंकि अब वो पतले हो चुके हैं, उनके पैर भी पतले हो चुके हैं, तो इसलिए ये जो जुराबें हैं वो उनके पैरों में फिट नहीं आ रही हैं, यानी कि वो जो हैं अब उनके पैर हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, पर जुराबें जो हैं उनके पैरों में अब ढीली आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बताते हैं कि ये जो फिज़िकल चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो उनकी बॉडी में जो उनके पैर श्रंक हो चुके हैं, ठीक है, श्रंकन श्रैंक का मतलब हो गया श्रंकन लेग, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। उनकी जो वॉइस थी वो भी बदल चुकी है और वो कैसी हो चुकी है, वो एक चाइल्डिश जैसी हो चुकी है, ठीक है, चाइल्डिश ट्रेबल, यानी बच्चों जैसी उनकी आवाज़ अब होनी शुरू हो गई है। फिर हमने ये भी देखा कि जो उनका जो यूथफुल इनोसेंस था अब वो जा चुका है, अब वो यूथफुल जो थे जब वो जवान थे वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब वो भी बहुत ज़्यादा एक बच्चे की तरह हो चुके हैं और उनकी आवाज़ जो है उसमें बच्चों की जैसे एक एल्डरली में जैसे जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो वॉइस होती है वो भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि पतला हो चुका है, कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनता है, उसके चश्मा जो है नाक पर रखा रहता है, एक साइड में पाउच होता है। जवानी में उन्होंने जो अपनी जुराबें संभाल के रखी होती हैं अब वो उनको फिट नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि अब उनके पैर भी पतले हो चुके हैं और जो मोज़े हैं वो उनके पैरों से नीचे खिसकने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनका जब जवान रहे होंगे तो भट्टे कट्टे रहे होंगे, बूढ़े हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो मुझे उनको फिट नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि उनकी जो वॉइस है वो भी बच्चों जैसी हो गई है, ठीक है, और उनकी वॉइस में एक बचपना झलकता है। आगे आते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स this stage, eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 7th यानी फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ है, जिसमें जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओल्ड एज में पहुंच जाता है। और ये जो एक्सट्रीम ओल्ड एज है इसको हम कैसे बताते हैं? इसको हम बताते हैं कि जो पर्सन है वो अब उसकी जो याददाश्त है वो जाने लगी है, ठीक है, वो लोगों को याद नहीं रख पाता है और इसके अलावा वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना कि उनको पूरी हर तरीके की केयर चाहिए होती है, एक्सट्रीम केयर चाहिए होती है उनको, और अब वो बेसिक टास्क जैसे नहाना धोना, खाना खाना, टॉयलेट जाना, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस स्टेज ऑफ लाइफ में जो पर्सन है वो सिर्फ एक
छोटे से बच्चे के समान ही रह जाता है, ठीक है। और उनके सैंस टीथ, सैंस का मतलब क्या है? सैंस जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विदाउट, यानी कि जो पर्सन है उसके दांत भी नहीं, उसके दांत सारे झड़ जाते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं रह जाता और हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। नाउ कमिंग टू 7 एजेस ऑफ मैन, चैप्टर 15, क्लास 8, क्वेश्चन आंसर्स। आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन पर। What does the soldier being jealous in honor imply? अब जो soldier being jealous in honor का मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर 2, the soldier is protective of his honor। जो सोल्जर है वो अपने सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द 6th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ? अब इनमें से कौन सी स्टेज 6th स्टेज है? तो 6th स्टेज किस चीज़ की है? एक ओल्ड मैन की है, ठीक है, जिसकी बॉडी पतली हो चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ही वियर्स अ होज विच इज़ टू वाइड फॉर हिज थिन बॉडी। वो वैसे मोजे पहनते हैं जो कि उनके शरीर में फिट नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जो पैर हैं वो सब श्रिंक हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। What are the world and all people compared to? Which poetic device is employed here? तो पोयम में जो वर्ल्ड है उसको किससे कंपेयर किया गया है, वर्ल्ड और लोगों को किस चीज़ से कंपेयर किया है और कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है? तो आंसर में लिखेंगे द वर्ल्ड एंड ऑल पीपल आर कंपेयर्ड टू अ स्टेज एम्प्लॉइंग द पोएटिक डिवाइस ऑफ मेटाफर। तो जो वर्ल्ड और लोग हैं उनको कंपेयर किया है स्टेज से, और इसमें पोएटिक डिवाइस है मेटाफर की। What does the poet mean by exits and entrances? तो पोएट ने exit और entrance जो बोला था, all have their exits and their entrances, उसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो exits and entrances symbolize the stages of entering and leaving life। तो यहाँ पर exit और entrance का मीनिंग मेनली यही है कि हम लाइफ में आते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ जी करके चले जाते हैं। मेनली बर्थ एंड डेथ को यहाँ पर उसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द 5th स्टेज ऑफ मैन? तो 5th स्टेज ऑफ मैन क्या है? ओह सॉरी, फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन क्या है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन इज़ द इन्फेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेज है एक छोटे बच्चे की। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द स्कूल बॉय? तो नरेटर स्कूल बॉय को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आंसर में लिखेंगे द स्कूल बॉय इज़ डिस्क्राइब्ड एज क्राइंग एंड कंप्लेनिंग, unwilling to leave the protected environments of his home, carrying a satchel to school। तो जो स्कूल बॉय है उसको डिस्क्राइब किया है कि वो रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है, अपने घर का प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट को छोड़ करके स्कूल नहीं जाना चाहता है और उसने एक स्कूल बैग भी टांगा हुआ है। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। Whom are the ballads dedicated to? अभी जो ballads थे, जो सैड सॉन्ग्स थे, वो किसके लिए डेडिकेटेड थे? तो the ballads are dedicated to the lover's mistress। तो जो ballads थे वो डेडिकेटेड थे जो लवर है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। मिस्ट्रेस का मीनिंग यहाँ पर हो गया गर्लफ्रेंड। ओके, आगे चलते हैं। What kind of a man is the soldier? तो जो मैन है जो कि सोल्जर की फॉर्म में है वो कैसा है उसके बारे में बताना है। तो आंसर में लिखेंगे द सोल्जर इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, बियर्डेड, जेलस इन ऑनर एंड सीक्स रेप्यूटेशन। तो जो सोल्जर है वो अजीबोगरीब ओथ्स ले रहा है लाइफ में, उसकी बियर्ड है कैसी, लेपर्ड जैसी थी, वो अपने ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और रेप्यूटेशन पाना चाहता है लाइफ में। What shows that the judge leads a comfortable life? तो पोयम में हमें क्या देखने को मिलता है, कैसे पता चलता है कि जो जज है वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है? The judge leads a comfortable life as he has a fair round belly, enjoying good food, has formal beard and wise appearance। तो जो जज है वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, इसका पता ऐसे चलता है कि उसकी जो है बेली जो है, उसका जो पेट है वो अच्छा खासा मोटा हो चुका है, यानी कि वो अच्छा खाना खा रहा है, यानी वो एक्सपेंसिव फूड खा रहा है, और उसकी फॉर्मल बियर्ड है और उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा वाइज है।
आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द 6th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। अब मैन की 6th स्टेज ऑफ लाइफ को हमें डिस्क्राइब करना है। तो आंसर में लिखेंगे द 6th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज डिस्क्राइब्ड एज द ओल्ड एज, becoming thin and wearing comfortable slippers. The elderly persons saved stockings from youth are now too wide for his shrunken legs and his voice turning towards a childlike treble. तो जो 6th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ है उसको ओल्ड एज से दर्शाया गया है, ठीक है। और इस ओल्ड एज में क्या है, वो पतले हो जाते हैं, कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनते हैं, और उन्होंने जो अपने यंगर एजेस में जो स्टॉकिंग्स बचा के रखे थे, यानी जो सॉक्स बचा के रखे थे, वो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ढीले हो चुके हैं या फिर बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पैर जो हैं वो श्रिंक यानी पतले हो गए हैं। उनकी वॉइस जो है वो भी एक बच्चे की तरह हो चुकी है। What is the end of man's history? मैन की हिस्ट्री का एंड क्या है? The end of man's history is second childishness and nothingness. तो मैन की हिस्ट्री का एंड क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सेकेंड चाइल्डिशनेस यानी कि एक्सट्रीम ओल्ड एज में जा चुका है और अब उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है। अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. What does the comparison of world to a stage imply? तो यहाँ पर जो comparison है वर्ल्ड का स्टेज से, उसे वो क्या इम्प्लाई करता है, क्या मैसेज देता है? द कंपैरिजन ऑफ द वर्ल्ड टू अ स्टेज इम्प्लाइज द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ। तो कंपैरिजन जो वर्ल्ड का किया है स्टेज से, इससे हमें पता चलता है कि जो लाइफ है उसका नेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिटरी यानी बहुत मोशन वाला नेचर है लाइफ का, कि हम छोटे से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, सोल्जर की लाइफ प्ले करते हैं, फिर एक जज, ओल्ड एज, एंड देन फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज में आ जाते हैं जिसमें हमारी डेथ हो जाती है। तो यही चीज़ हमें इम्प्लाई करती है यहाँ पर। हाउ मैनी पार्ट्स डज अ मैन प्ले इन हिज लाइफ टाइम? तो एक मैन अपने लाइफ टाइम में कितने पार्ट्स प्ले करता है? तो कितने पार्ट्स प्ले करता है आप सभी को पता है, 7 पार्ट्स प्ले करता है। तो आंसर में लिखेंगे अ मैन प्लेज 7 पार्ट्स इन हिज लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द हेल्पलेसनेस ऑफ एन इन्फेंट? तो पोएट कैसे डिस्क्राइब करता है इन्फेंट की हेल्पलेसनेस को? द पोएट डिस्क्राइब्स द हेल्पलेसनेस ऑफ एन इन्फेंट बाय पोर्ट्रेइंग देम एज म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म। तो पोएट जो है हेल्पलेसनेस इन्फेंट की बताते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि वो म्यूलिंग करते हैं और प्यूकिंग करते हैं नर्स की आर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ? सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ क्या है? एक स्कूल बॉय की है। तो द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ इज द स्कूल बॉय। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड केप इन लाइंड विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। Whom does justice refers to? तो यहाँ पर जो जस्टिस है वो किसके लिए रेफर किया गया है? जस्टिस refers to a judge. तो जस्टिस का रेफरेंस दिया है जज से। What kind of a life does he lead? तो जज जो है वो कैसी लाइफ जी रहे हैं? The judge leads a comfortable life with a fair round belly, good capon and a formal cut beard. तो जज जो है एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, उनकी राउंड बेली है, अच्छा खाना खाते हैं और उनका जो बियर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल कटिंग का है। What is the next stage of life? अब जज के बाद कौन सी लाइफ नेक्स्ट होती है? तो जज के बाद ओल्ड एज लाइफ नेक्स्ट है। तो द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज़ द ओल्ड एज। What changes occur in the next stage? अब ये जो ओल्ड एज है इसमें क्या क्या चेंजेस बॉडी में आते हैं? In the next stage, physical changes occur. He is dependent on others for care and unable to interact with the world. अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें एक्सट्रीम जो ओल्ड एज है इसमें जो पर्सन है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है अपनी केयर के लिए और लोगों से भी, दुनिया से भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अब मेमोरी वीक हो चुकी है और मेनली उनके लिए बिल्कुल चाइल्डिश नेचर हो जाता है उनका, ठीक है। आगे चलते हैं और थिंक एंड आंसर पर आते हैं। दिस पोएम टेक्स अ सिनिकल व्यू ऑफ मैंस लाइफ एक्सप्लेन। इस पोएम में हमें एक आदमी की लाइफ का सिनिकल व्यू देखने को मिला है, यानी कि मेनली एक मजाकिया व्यू देखने को मिला है, सार्कैज़म देखने को मिला है। सिनिकल का मीनिंग मेनली सार्कैज़म हो गया, ठीक है। सार्कैज़म देखने को मिला है। कैसे?
This poem explains a cynical view of man's life by depicting it as a series of roles or acts, emphasizing the inevitable and often challenging transitions throughout life. तो पोएम में सिनिकल व्यू हमें मैंस लाइफ का दिखाया गया है कि वो जो है डिफरेंट रोल्स को प्ले करता है लाइफ में, ठीक है, और ये जो रोल्स प्ले करता है उनका घटित होना तय ही तय, यानी कि एक छोटा बच्चा बड़ा होगा ही होगा, स्कूल जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और फिर वो बूढ़ा भी हो जाएगा। तो ये जो रोल्स हैं जो लाइफ में एक इंसान प्ले करता है वो सब कुछ होना तय होता है, और इस बीच में जो चैलेंजेस आते हैं उसकी पूरी लाइफ में वही एक सिनिकल व्यू का पार्ट होता है लाइफ का। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कॉन्ट्रास्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोल्जर एंड द जज। तो ये जो सोल्जर है और जो जज है उन दोनों के कैरेक्टर्स को हमें कॉन्ट्रास्टिंग यानी इनका डिफरेंसेस बताने हैं। तो द सोल्जर इज पोर्ट्रेड एज फुल ऑफ पैशन, स्ट्रेंज ओथ्स एंड सीकिंग रेपुटेशन, while the judge is depicted as leading a more comfortable, formal and wise life। तो एक जो सोल्जर है वो उसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, स्ट्रेंज ओथ्स लेता है, इसके अलावा रेप्यूटेशन पाना चाहता है, जबकि एक जज जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ को जी रहा है, ठीक है, फॉर्मल है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी हो जाता है, उसके पास मेनली ज्ञान बहुत ज़्यादा आ जाता है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंड चाइल्डिशनेस। सेकेंड चाइल्डिशनेस का मतलब क्या है यहाँ पर। तो सेकेंड चाइल्डिशनेस रिफर्स to the final stage of life where a person regresses to a childlike state marked by physical and mental decline। तो जो सेकेंड चाइल्डिशनेस है उसको फाइनल स्टेज बोला गया है, ठीक है, जब पर्सन जो है बिल्कुल एक छोटे बच्चे समान हो जाता है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी फ़िज़िकल और मेंटल डिक्लाइन उसकी बॉडी में हो चुका है, यानी कि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और अब उसे चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड चाइल्डिशनेस का यूज़ हुआ है, ठीक है। Would you say that comparison of reputation with a bubble is apt? Why or why not? हमने सोल्जर वाले पैराग्राफ में देखा था कि सोल्जर को की रेपुटेशन को बबल से कंपेयर किया गया था, तो ये क्या अप्रोप्रिएट कंपैरिजन है या नहीं है। तो आगे आंसर में लिखेंगे, द कंपैरिजन ऑफ रेपुटेशन विद अ बबल इज एप्ट एज इट सजेस्ट the fragility and fleeting nature of reputation which can burst or disappear easily। तो यहाँ पर जो comparison था reputation से, reputation का bubble से, वो बिल्कुल appropriate था। क्यों? क्योंकि जो bubble होता है वो कितना ज़्यादा fragile होता है, ठीक है, और उसका nature भी बहुत ज़्यादा fleeting होता है, यानी कि उसको हम अगर उसको हम फोड़ दें तो बहुत आसानी से ही फूट भी जाता है ना, और गायब हो जाता है। तो रेपुटेशन भी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि अगर थोड़ा सा भी दाग लगा, अगर आप बहुत अच्छे हैं, अच्छी रेपुटेशन है आपकी, यानी अच्छा आपका चाल चलन है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी दाग लगेगा तो वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बबल और रेपुटेशन का कंपैरिजन बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी आपने लिख लिए होंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।